आज हम 20वीं सदी के पहले हिस्से का एक मामला देखेंगे। तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि हम इंग्लैंड जा रहे हैं। 1912 में एलिस बेथन 18 साल की थी और अपने माता पिता के साथ 24 बिलिंग स्ट्रीट ब्लैकबर्न शहर, लैंकेशायर काउंटी, इंग्लैंड में रहती थी। उस वक्त देश में साफ साफ वर्ग विभाजन था। अमीर परिवार आराम से रहते थे, अक्सर नौकर चाकर के साथ, जबकि गरीब लोग फैक्ट्रियों, मिलों और खान में लंबे घंटे काम करते और ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहते थे। लेकिन हालात धीरे धीरे बदलने लगे थे। मजदूरों के झगड़े आम हो गए थे और महिलाओं को वोट देने के अधिकार की लड़ाई भी जोर पकड़ रही थी। साथ ही रेलवे, शुरुआती मोटर कारें और नई तकनीक भी आम होती जा रही थी। भले ही रोजमर्रा की जिंदगी अभी भी ज्यादातर विक्टोरियन जमाने जैसी लगती थी, लेकिन ये धीरे धीरे बदलाव लोगों की जिंदगी और काम करने के तरीकों को बदलने लगे थे। ब्लैकबर्न में ऐसी ही स्थिति थी, जहां बड़ी तादाद में लोग बुनाई के काम में लगे थे और तेज आवाज वाले कारखानों में लंबे घंटे मशीनों के पास काम करते थे। शहर के कई लोगों की जिंदगी का आम हिस्सा बन गया था। एलिस एक ऐसे ही मिल में काम करती थी, जिसका नाम जुबिली मिल था। वही काम करते हुए उसकी मुलाकात आर्थर बर्केट से हुई। आर्थर 22 साल का था और चीवन राइली स्ट्रीट में अपनी विधवा मां, दादी, छोटे भाई जॉर्ज और छोटी बहन एल्सी के साथ रहता था। उसे एक शांत स्वभाव वाला युवक माना जाता था और उसके सहकर्मी उसे पसंद करते थे। आर्थर को एलिस से देखते ही दिल लग गया, लेकिन ये आम बात थी कि कई युवा उससे दोस्ती करने की कोशिश करते रहते थे। पहचान हो गई थी। वो मिल में काफी मशहूर हो चुकी थी और उसकी हाजिरी पर सबकी नजरें टिक जाती थी। धीरे धीरे दोनों साथ घूमने लगे और जल्दी ही उन्हें प्रेमी प्रेमिका माना जाने लगा, जो उनके सहकर्मियों के बीच चर्चा का विषय बन गया। शनिवार 11 मई को एलिस और आर्थर अपने काम वाली दोस्त मिसेस वैग और उसके पति वॉल्टर के साथ पिक्चर पैलेस गए। लेकिन सोमवार को जब फिर से काम पर लौटे तो एलिस ने मिसेस वैग से कहा कि अब वो आर्थर को पसंद नहीं कर पाती और उसने फैसला कर लिया था कि वो अब उसके साथ बाहर नहीं जाना चाहती थी और रिश्ता खत्म करने वाली थी। जब एलिस ने अगली बार आर्थर को देखा तो उसने उसे बताया कि वो उससे मिलना जारी नहीं रखना चाहती। ये फैसला आर्थर के लिए एक बड़ा भावनात्मक झटका था। आर्थर की एलिस के लिए भावनाएं बहुत गहरी और जोरदार थी और उसके इनकार ने उसे बहुत प्रभावित किया। जो कुछ उसे बताया गया था उसे मानने के बजाय वो मिल पर उसकी तरफ बढ़ता रहा। खाने के वक्त और दिन के अंत में उसका इंतजार करता रहा। उसका ध्यान खींचने की कोशिश करने लगा। उसने बार बार कोशिश की कि वो अपना मन बदल ले और उससे मिलना जारी रखे। 15 मई बुधवार तक उसकी जिद इतनी बढ़ गई कि एलिस सहन नहीं कर पाई, इसलिए उसकी मां सीधे मिल में उसके पास खाना लेकर आने लगी, ताकि उसे डाइनिंग रूम में न जाना पड़े, जहां आर्थर फिर से उसके पास आ सकता था। दिन के आखिर में भी ये मुश्किल था, लेकिन एलिस कोशिश करती कि उससे बचा जाए। 16 मई गुरुवार को आर्थर ने फिर से मनाने की कोशिश की उसके साथ, लेकिन फिर भी उसकी कोशिशें नाकाम रही। इससे वो बहुत उदास और परेशान हो गया और अगले दिन उसने मिसेस वैग से बात की और बताया कि एलिस ने उनका रिश्ता खत्म कर दिया है। मिसेस वैग ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। उसने याद दिलाया कि आसपास और भी कई लड़कियां हैं, लेकिन आर्थर काफी गंभीर और थोड़ा बेचैन रह गया। फिर उसने मिसेस वैग से कहा कि वो एलिस का सिर कलम कर देगा। ये सुनकर वो बहुत हैरान रह गई, खासकर जब ये बात एक ऐसे जवान लड़के से आई जो आमतौर पर बहुत ही शांत और सभ्य। अगले दिन शनिवार 18 तारीख को आर्थर फिर से मिल पर मिसेस वैग से मिला। उसने उनसे कहा कि एलिस को बता दें कि वह जो कुछ उसने पहले कहा था उस पर ध्यान न दे और उसके पुराने शब्द भूल जाए। उसने समझाया कि उसने सब कुछ सोच विचार कर फैसला किया है कि रिश्ता खत्म करना ही बेहतर होगा। उसने ये भी कहा कि आशा करता है कि अगला लड़का जिससे एलिस जुड़ेगी उससे अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन किसी वजह से
ये सब कहने के बाद उसने मिसेस वैग से कुछ और पूछा। क्या वो उस शाम एलिस को उससे मिलने का इंतजाम कर सकती है? काम के बाद मिसेस वैग एलिस के साथ घर चली और उसने जो आर्थर ने कहा था वो दोहराया, लेकिन मेल मिलाप की उसकी कोशिश बेकार गई। एलिस ने मिसेस वैग से कहा कि वो उससे मिलने के लिए तैयार नहीं है, और मिसेस वैग ने जवाब दिया कि ये पूरी तरह उसकी अपनी इच्छा है, क्योंकि वो बस संदेश पहुंचा रही थी। रविवार 19 मई को एलिस फिर से मिसेस वैग के घर गई और दोनों लड़कियां साथ में चाय पी। बात करते हुए आर्थर वही था, अपने ही घर पर, बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं था। पहले तो उसने कहा था कि रिश्ता खत्म करना ठीक रहेगा, लेकिन वो काफी उदास लग रहा था और इस खास रविवार को उसका मूड बहुत ही खराब था। सोमवार 20 मई की सुबह एलिस और आर्थर दोनों अपनी अपनी जगह जुबिली मिल में काम पर गए, जैसे हमेशा करते थे। करीब 7 बजे उनकी नजरें मिली, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। नाश्ते का वक्त आया और चला गया। फिर काम फिर से शुरू हो गया। लगभग 8:30 बजे एलिस वहां से चली गई। करघों के बीच से गुजरते हुए वो अपने कन धागा रखने वाली छोटी डिब्बी को लेकर वेफ्ट हाउस की ओर बढ़ी। अजीब बात यह थी कि थोड़ी देर बाद आर्थर भी उसका पीछा करते हुए आया, शायद खुद वेफ लेने के बहाने, और वह भी अपनी कन लेकर आया था। गोदाम के अंदर जाते ही जब पीछे की झूलती हुई दरवाजे बंद हो गए, आर्थर ने फिर से एलिस से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी धागे वाली कन पकड़कर दरवाजे की ओर चलती रही। उसी वक्त आर्थर उसके पीछे आया और उसे पकड़ लिया, उसका बायां हाथ पकड़कर, और दाहिने हाथ से उस तरह निकालकर उसने मासूम लड़की की गर्दन काट दी। जो मजदूर वेफ्ट रूम में मौजूद थे, उन्होंने देखा कि आर्थर ने एलिस को पकड़ लिया था, लेकिन पहले उन्हें लगा कि वो बस उसे चूमने की कोशिश कर रहा है, पर उनकी ये सोच जल्दी ही उलझन और फिर डर में बदल गई जब उन्होंने देखा कि वो खून से लथपथ गिर पड़ी। कुछ मजदूर तुरंत आर्थर को रोकने भागे, जो अब उस तरह लेकर खुद की गर्दन काटने की कोशिश कर रहा था। तभी एक मजदूर जिसका नाम जेम्स था, स्लेटर ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। आर्थर ने जवाब दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। जेम्स स्लेटर ने फिर कहा, लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत थी? जिस पर आर्थर ने कहा, तुम मुझे अब जिंदा नहीं देखोगे। जल्दी ही मेडिकल सहायता पहुंची और डॉक्टर बैनिस्टर ने एलिस के शव का संक्षिप्त निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि उसकी मौत काफी जल्दी हुई थी। शव के पास एक खून से सना हुआ रेजर मिला। फिर डॉक्टर ने आर्थर बर्किट के घावों पर पट्टी बांधनी शुरू की और उसे ले जाया गया। एम्बुलेंस से इन्फर्मरी ले जाया गया। भले ही उसे चुप रहने की सलाह दी गई थी, वो बात करता रहा। उसने पुलिस कांस्टेबल बेलिस से कहा, मैं 2 दिन से अपना होश खो बैठा हूं। मैं पागल हो गया था। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं। उसने ये भी बताया कि रविवार को आधी रात तक वो घूमता रहा, खुद को शांत नहीं कर पा रहा था, और अगले दिन उसने मिस्टर विलियम मैककेब के दुकान से एक रेजर खरीदा। फिर जब उसने उस सुबह एलिस को वेट रूम जाते देखा, तो वो उसकी पीछे पीछे गया और उससे पूछा। फिर से उसके साथ सब ठीक करने की कोशिश करने लगा। अब थोड़ा भावुक होते हुए उसने कहा कि एलिस ने मना कर दिया, तो उसने उसे पकड़ लिया, और उसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं रहा। पुलिस कांस्टेबल बेलिस ने कुछ नहीं कहा, और आगे बढ़ने से पहले आर्थर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर कहा कि उसका एलिस को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। उसने सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाने का सोचा था। जब उसका इलाज चल रहा था, तो वो बार बार हुई घटना के लिए पछतावा जताता रहा। वो दबे और परेशान अंदाज में बोलता था, और कभी कभी वो जो हुआ उसकी हकीकत से घबराया हुआ नजर आया। उसकी मां, जिससे उसकी गहरी लगाव थी, उसे उसी दोपहर मिलने आई। एक बहुत ही भावुक मुलाकात में उसने उनसे कहा कि वो कुछ कर नहीं सका। फिर उसने अपनी बाहें उनके चारों ओर डाल दी और रोने लगा। अगले दिन मंगलवार 21 मई को
एलिस बेथन की मौत की जांच आधिकारिक तौर पर शुरू की गई। हालांकि कार्यवाही बहुत ही संक्षिप्त रही, क्योंकि जांच को फिर 31 मई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया, ताकि आर्थर को समय दिया जा सके। बिरकिट को अपनी चोटों से ठीक होने के लिए वक्त चाहिए था, ताकि वो शामिल हो सके। उस हफ्ते कई लोग एलिस के घर बिलिंग स्ट्रीट पर पहुंचे, जहां उसका शव रखा था। पड़ोसी, दोस्त और यहां तक कि वे लोग भी जो उसे सिर्फ नजरों से जानते थे, घर आए। कुछ शोक व्यक्त करने आए, तो कुछ जिज्ञासा के चलते, ताकि मृत लड़की को एक नजर देख सकें। एलिस को 25 मई को दफनाया गया और उस सुबह उसके घर के बाहर बड़ी भीड़ जमा हो गई, जो सड़कों तक फैल गई थी, इंतजार करते हुए। ताबूत के जाने के लिए सब तरफ सन्नाटा छा गया था। वहां कई फूलों के गुलदस्ते रखे गए थे, जिनमें से एक जूबिली मिल के मालिकों ने भेजा था, जहां वो दुखद घटना हुई थी। हजारों लोग अंतिम यात्रा देखने पहुंचे थे और घर से कब्रिस्तान तक के पूरे रास्ते, जो करीब 2 मील लंबा था, दोनों तरफ भीड़ लगी हुई थी। कुछ मुख्य सड़कों पर तो पूरी ट्रैफिक रोक दी गई थी, जब तक जुलूस गुजर रहा था। लड़की की मां गम से बेहाल होकर गाड़ी में बैठते ही बेहोश हो गई। वो ठीक हो गई थी, लेकिन दोस्तों और परिवार वालों की सलाह के बावजूद उसने कब्रिस्तान जाने पर जोर दिया। लड़की के भाई बहन बहुत दुखी थे और लोगों ने उनकी बहुत हिम्मत बढ़ाई। 10 जवान लड़कियां, जो एलिस के साथ मिल में काम करती थीं, उस शव वाहन के आगे चल रही थी। पूरे दिन रास्ते में हर घर की खिड़कियों पर पर्दे खींचे गए थे और रिले स्ट्रीट पर, जहां आर्थर बर्किट रहता था, उसका घर भी इसी तरह बंद था। कब्रिस्तान के गेट पर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी और जब शवयात्रा गेट से गुजर रही थी, तो भीड़ में एक औरत बेहोश हो गई। संगीत, इसके बाद एक निजी अंतिम संस्कार किया गया और एलिस बेथन को दफनाया गया। जांच 31 मई को फिर शुरू हुई और लगभग 2.5 घंटे तक चली। मिल में हुई घटनाओं और एलिस की मौत के हालात के बारे में सबूत साक्षात्कार किए गए और उन्हें जूरी के सामने विस्तार से रखा गया। कार्यवाही के अंत में यह तय किया गया कि एलिस बेथन की जान जानबूझकर आर्थर बर्केट ने ली थी और उसे मुकदमे के लिए जेल भेजा जाना चाहिए। मंगलवार 4 जून को वो फिर से मजिस्ट्रेट की जांच में पेश हुआ, जो 2 घंटे और चली, और सबूत पेश किए गए, जो पहले से जो जांच में सामने आए थे, उन्हें और मजबूत करते थे। संगीत, जब जांच पूरी हुई, तो आर्थर बिरकेट को औपचारिक रूप से मैनचेस्टर असाइज में मुकदमे के लिए भेज दिया गया। मुकदमा शुक्रवार 5 जुलाई को जज बकनेल के सामने शुरू हुआ और आर्थर की तरफ से मिस्टर हैरी ब्लैकहाउस और मिस्टर लिंडन रैले ने उसका बचाव किया, जबकि अभियोजन की तरफ मिस्टर प्राइन थे। ह्यूअर्ट और मिस्टर कैनेडी। जब उससे पूछा गया कि वो अपना बचाव कैसे करता है, आर्थर ने जवाब दिया, मैं बेगुनाह हूं। वो डोक में बहुत स्टाइलिश दिख रहा था, नीले सूट और काले टाई में, लेकिन उसके चेहरे पर एक गम साफ झलक रहा था। बचाव पक्ष ने दावा किया कि हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी, भले ही घटनाओं की श्रृंखला कुछ और ही दिखाती हो। उनका तर्क था कि आर्थर ने अपनी जान खत्म करने के लिए रेजर खरीदा था, एलिस की नहीं, और उन्होंने आगे कहा कि एक अचानक और जबरदस्त पागलपन की हालत में, जो अस्थायी रूप से उसकी संवेदी क्षमताओं को छीन लेने के बाद उसने लड़की को मार डाला और फिर खुद को मारने की कोशिश की। गवाहों में मिसेस लिली वैग और उनके पति वाल्टर, जो जूबिली मिल में काम करते थे, और एलिस के पिता श्री एडवर्ड बीथम शामिल थे। पूछताछ के दौरान श्री बीथम से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी अपनी बेटी को आर्थर से मिलने से रोकने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया और ये भी कहा कि उन्होंने सीधे तौर पर इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि उन्होंने ये जरूर बताया कि उन्होंने बात की थी। उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की और बताया कि उसे लगता था उनकी बेटी अभी बहुत छोटी है डेटिंग करने के लिए, और वो इस स्थिति को लेकर कुछ शंका में था। बचाव पक्ष ने यह भी कहा
कि भले ही आर्थर ने खुद को खत्म करने की तैयारी में कोई गैरकानूनी काम किया हो, इसका मतलब यह नहीं था कि उसने कभी एलिस को मारने का इरादा रखा था। उन्होंने जूरी से विनती की कि वे उसकी उन बातों को स्वीकार करें जिनमें उसने बताया कि वो मानसिक अशांति की स्थिति में था, और ऐसा फैसला सुनाएं जिससे सजा केवल कैद की हो, मौत से भी बदतर। लेकिन अभियोजन पक्ष ने जोर देकर कहा कि आर्थर को पूरी तरह पता था कि वह क्या कर रहा है। उसने सुबह ही रेजर खरीदा था और मिसेस वैग से कहा था कि वो एलिस का सिर धड़ से अलग कर देगा। अपने समरी में न्यायाधीश बकनिल ने सबूतों की समीक्षा की और बताया कि लड़की की तरफ से कोई उकसावा नहीं था। उन्होंने जूरी से कहा कि वे बहुत सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि एक जवान लड़की के खिलाफ घातक हथियार इस्तेमाल करने को वे बिना उचित वजह कैसे सही ठहरा सकते हैं, जबकि उसने सिर्फ मना किया था। रोमांटिक रिश्ता जारी रखें। जहां तक ये बात है कि आर्थर उस वक्त पागल था। जज ने पूछा कि इस दावे के लिए कोई सबूत कहाँ है। उन्होंने जूरी को याद दिलाया कि फैसला सबूतों पर ही होना चाहिए, अटकलों या सबूतों की कमी पर नहीं। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि आरोपी की बेगुनाही साबित करना उसकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो दोष साबित करे। जूरी कुछ देर के लिए चली गई, लेकिन सिर्फ 15 मिनट बाद वापस आ गई। वे फिर गुनाहगार करार सुनाया गया। जब उससे सजा सुनाए जाने से पहले कुछ कहने को कहा गया तो आर्थर भावनाओं के बहाव में इतना टूट गया कि वो बोल ही नहीं पाया। फिर जज ने काला टोपी पहनी और जेल के पादरी उनके साथ खड़े थे। तब उन्होंने सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि कोई और फैसला सही नहीं हो सकता था और उसकी भयंकर सजा के कारण आर्थर बिरकेट ने अपनी जान गंवा दी है। उन्होंने उसे भगवान से मन मिलाने की सलाह दी। कुछ दिन बाद एक याचिका बनाई गई और गृह सचिव रेगिनाल्ड को भेजी गई। मैककेना ने आर्थर बर्केट की मौत की सजा को बदलवाने की कोशिश की। याचिका में आर्थर को 22 साल का कपास बुनकर बताया गया था, जो अपनी मां, दादी, छोटे भाई जॉर्ज और छोटी बहन एल्सी के साथ रहता था। उसे उसकी अच्छा स्वभाव, ईमानदारी और दूसरों के प्रति स्नेह के लिए जाना जाता था। दोस्तों और परिचितों ने इस बात से हैरानी जताई कि वो ऐसा काम कर सकता है, और उसे जानने वाले सभी लोग उसे दिल से अच्छा और बिल्कुल भी बुरा नहीं बताते थे। याचिका में आगे कहा गया कि वो गहराई से एलिस बीथम से जुड़ा हुआ था, और ये घटना एक ऐसे वक्त हुई जब वो बहुत ज्यादा भावनात्मक तनाव में था, जब दुख और निराशा ने उसकी आत्मनियंत्रण को पार कर दिया था। ये लिखा गया था कि वो उस वक्त अपनी हरकतों से पूरी तरह वाकिफ नहीं था, और उसने ये दलील दी कि उसके अच्छे चरित्र और उसके अपराध के आसपास की परिस्थितियों को देखते हुए सबसे कड़ी सजा न दी जाए। सोमवार 15 जुलाई तक 50,000 से अधिक लोगों ने याचिका पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिनमें मृतक लड़की की मां श्रीमती बीथम भी शामिल थी। हालांकि गृह विभाग सचिव ने सजा में कोई कटौती करने से मना कर दिया और फांसी की तारीख मंगलवार 23 जुलाई तय कर दी गई। जब आर्थर को बताया गया कि उसे कोई राहत नहीं मिलेगी, तो उसने कई खत लिखे। एक खत में उसने जोर देकर कहा कि अगर उसे उम्र कैद दी जाती तो उसका दिमाग खराब हो जाता, और उसने अपने सभी दोस्तों और परिवार को भरोसा दिया कि वो अपने अंत का सामना साहस के साथ करेगा। जब उस दिन आया तो सुबह 8 बजे जेल के बाहर 400 से 500 लोग जमा हो गए। उनमें से कई महिलाएं और लड़कियां थी जो ब्रेक पर थी। पास के मिलों में वे काम करते थे। वे उस जगह खड़े थे जहां से वे जेल की घड़ी देख सकते थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वो घड़ी बंद हो चुकी थी। इसलिए जब तक जेल की घंटी नहीं बजी, वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि फांसी सच में हुई है या नहीं। कुछ ही देर बाद जेल के गेट पर आधिकारिक सूचनाएं लगाई गई, जिनमें पुष्टि की गई कि आर्थर बिरकेट को फांसी दी जा चुकी है। जैसे ही भीड़ पढ़ने के लिए आगे बढ़ी, कई मजदूर आंसू बहाने लगे और कुछ बहुत ही परेशान नजर आने लगे। घोषणा के बाद भी छोटे छोटे समूह वहीं रुके रहे
सूचनाएं पढ़ते और बात करते रहे। एक दूसरे को देखते हुए कुछ लोग जैसे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। कई हफ्तों और महीनों तक इस अपराध पर खूब चर्चा हुई, लेकिन धीरे धीरे ये खबर लोगों की नजरों से ओझल हो गई। फिर 1914 में पहली विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और लोगों की फिक्रें बदल गई, जिससे 18 साल की एलिस बीथम और 22 साल के आर्थर बर्केट लगभग भुला दिए गए। नमस्ते सबको, और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हमेशा होता है, कृपया अपने कमेंट्स और फीडबैक जरूर दें और उम्मीद करता हूं कि फिर जल्द ही आप सबसे मिलूंगा।